Hello everyone, this is Nikhil. Welcome to my YouTube channel Learn Constant. आपका फ्रेंड्स हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्न कॉन्स्टेंट पर। फ्रेंड्स टुडे विल बी डिस्कस। फ्रेंड्स आज हम लोग वीडियो सेशन डिस्कस करेंगे CBSE सीटेट एग्ज़ाम दिसंबर 2024 का ऑफलाइन एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे और डिस्कस भी करेंगे जो CBSE के द्वारा कंडक्ट किए गए थे। और फ्रेंड्स वीडियो सेशन में आगे बढ़ने से पहले अगर आप फर्स्ट टाइम हमारा वीडियो सेशन देख रहे हैं या फर्स्ट टाइम विजिट किया है आपने हमारे यूट्यूब चैनल लर्न कॉन्स्टेंट पर, तो हमारे यूट्यूब चैनल लर्न कॉन्स्टेंट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप सभी तक लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंच सके। और फ्रेंड्स वीडियो सेशन अच्छा लगे तो वीडियो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि आपके लिए हमारे वीडियो सेशन आपकी टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने में हेल्प कर सकेंगे और हमारे वीडियो सेशन से आपकी जो टीचिंग एग्जाम्स की जो तैयारी है वो अच्छी तरीके से हो सकेगी। अगर वीडियो सेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट शेयर कर सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। फ्रेंड्स अब हम लोग वीडियो सेशन में आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे, आज हम लोग इस वीडियो सेशन में डिस्कशन करेंगे CBSE सीटेट ऑफलाइन एग्ज़ाम जो आपका दिसंबर के मंथ में आपका हुआ था, दिसंबर 2024 के दिन जो आपका है एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था 14 दिसंबर 2024 के दिन CBSE के द्वारा आपका एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था सीटेट का, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे CBSE सीटेट ऑफलाइन एग्ज़ाम और 14 दिसंबर 2024 का पेपर 2 हम लोग डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स ये आपका सीटेट का क्वेश्चन पेपर है, पेपर 2 का, और ये आपका जो एग्जाम कंडक्ट किया गया था 14 दिसंबर 2024 के दिन सीटेट पेपर 2 कंडक्ट किया गया था। और ये आपका बुकलेट कोड ई है और बुकलेट कोड ई के अकॉर्डिंग हम लोग सारे सेक्शन सॉल्व करेंगे। और फ्रेंड्स इस वीडियो सेशन में हम लोग केवल CDP सेक्शन के 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो आपके सीटेट पेपर 2 में CDP सेक्शन में जो आपके आए थे। और फ्रेंड्स हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, CDP के 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और जितने भी क्वेश्चंस के आंसर होंगे वो आपके सीटेट की ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग होंगे। तो आप लोग एक एक करके क्वेश्चंस के आंसर आप लोग देखते जाएगा और अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। तो चलते हैं फ्रेंड्स CDP सेशन की ओर। तो फ्रेंड्स आपके सीटेट पेपर 2 में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र CDP सेशन में पहला आपका क्वेश्चन दिया गया एडर्सन रीजन टाइप क्वेश्चन। फ्रेंड्स इस टाइप के जो क्वेश्चन आपके आते हैं आपके सीटेट पेपर 1 हो चाहे सीटेट पेपर 2 हो, आपको एडर्सन रीजन टाइप के जो क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करने के लिए आपको सारे CDP में जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं आपको क्लियर होने चाहिए, तभी आप लोग एडर्सन रीजन टाइप क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर पाओगे आसानी से और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आप लोग आसानी से सीटेट का जो एग्जाम है वो आप लोग क्लियर कर सकते हो। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका एडर्सन रीजन दिया गया 12 साल की आमना हर बार डर जाती है जब शिक्षिका उसे ब्लैक बोर्ड पर गणित की समस्या का जवाब देने या हल करने के लिए कहती है, क्योंकि उसे डर है कि शिक्षिका उसे डांटेगी और वह शर्मिंदा हो। ये बिल्कुल सही है, जो आपका एडर्सन है बिल्कुल सही है। रीजन हमारा क्या दिया गया है कि जब छात्र असुरक्षित और चिंतित महसूस करते हैं तो उनकी शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। और जो आपका एडर्सन है रीजन की सही व्याख्या करता है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। जैसे कि आपका जो एडर्सन दिया गया है कि जो आमना है, आमना 12 साल की है, यानी कि आमना के मामले में जो ब्लैक बोर्ड पर जो समस्या हल करने के लिए कहे जाने पर साथियों के सामने डांटे जाने और शर्मिंदा होने का उसका डर सीखने के लिए एक वास्तविक और भावनात्मक बाधा को दर्शाता है। यह शिक्षा और मनोवैज्ञानिक में शोध के साथ मेल खाता है, जो दर्शाता है कि चिंता, स्मृति, ध्यान और आत्मविश्वास में हस्तक्षेप करके सीखने को नकारात्मक रूप से भी प्रभावित करती है। और जो आपका कारण दिया गया है जिसमें आपको दिया गया है जब छात्र असुरक्षित और चिंतित महसूस करते हैं तो उनकी शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। क्योंकि आमना इस तरह से क्यों प्रतिक्रिया कर रही है, ऐसा इसलिए कर रही है कि यह उसकी भावनात्मक स्थिति है जो असुरक्षित और चिंतित महसूस करना तो उसे सीखने के व्यवहार पर पड़ने वाले प्रभाव से जोड़ता है। तो इसीलिए आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, जिसमें एडर्सन रीजन दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है एडर्सन की। तो आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक। तो समावेशी जो आपकी कक्षा है वह है जहाँ पर सभी बच्चे अपनी क्षमताओं, पृष्ठभूमि या सीखने के शैलियों की परवाह किए बिना सीखते हैं।
और उनका समर्थन करते हैं और उन्हें सीखने और बढ़ाने के समान अवसर प्रदान करते हैं। तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, बच्चों की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप पाठचर्या शैक्षणिक रणनीतियों को संशोधित करता है, ऑप्शन नंबर थर्ड। जैसे कि एक समावेशी कक्षा में सबसे उपयुक्त तरीका यह है कि पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र रणनीतियों को बच्चों की विविध आवश्यकताओं के अनुसार संशोधित किए गए हैं। उसमें से विभेदित, निर्देशित और 10 सहायक सामग्री का उपयोग, सहकर्मी समर्थन और गतिविधियां आधारित शिक्षा शामिल हो सकता है, जो सभी को हर बच्चे को सार्थक रूप से भाग लेने में मदद करने के लिए तैयार किया गया है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर होगा। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको दिया गया है कि जो आपका वर्ग है, वर्ग समावेशन का एक उदाहरण। जो आपका वर्ग समावेशन है पियाजे द्वारा वर्णित एक संज्ञानात्मक क्षमता है, जहां एक बच्चा समझता है कि एक उप श्रेणी या भाग एक बड़ी श्रेणी या पूर्ण से संबंधित है। उदाहरण के लिए यह महसूस करना कि दिल्ली भारत का हिस्सा या गुलाब एक प्रकार का एक फूल है। तो ये आपका क्या हो गया, वर्ग समावेशन, यानी कि पर्टिकुलर हम एक क्लास इंक्लूजन है जिसमें एक आपको उदाहरण बताना है। दरअसल आपको दिया गया है कि लोकेश में संकल्पना दिल्ली को दूसरी संकल्पना भारत के उप समूह के रूप में वर्गीकृत करने में परेशानी होती है। बिल्कुल सही। रीजन क्या दिया गया है कि यह समझना की भावनाएं स्मृति सीखने को कैसे प्रभावित करती है, स्वयं विनियमित सीखने को संशोधित कर सकता है। बिल्कुल ही आपका गलत हो जाएगा रीजन, जिसमें आपका जो एजर्सन है वो सही होगा, लेकिन जो रीजन है वो आपका गलत होगा। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड आपका राइट आंसर। यानी कि जो आपका कथन दिया गया जिसमें लोकेश दिल्ली को भारत के एक भाग उप समुच्चय के रूप में पहचानने में संघर्ष करता है, जो वर्ग समावेशन में कठिनाई को दर्शाता है, या मूर्त संक्रियात्मक चरण के दौरान संज्ञानात्मक विकास में एक सामान्य चुनौती है। कौन सी? यहाँ पर जो है वो होगा आपका मूर्त संक्रियात्मक चरण यानी स्टेज। इसके दौरान जो आपका संज्ञानात्मक विकास, जो आपका क्या है संज्ञानात्मक विकास। अब हम लोग फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपका दिया गया कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार आपके ऑप्शन दिए गए और आपका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका होगा सीखने के अनुभव बच्चों के संज्ञानात्मक क्रियाओं के वर्तमान स्तर पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर सेकंड। यानी कि जो आपका जैविक कारक है जैसे परिपक्वता का संज्ञानात्मक विकास में कोई भूमिका नहीं होती है, गलत है। पियाजे ने स्पष्ट रूप से जोर दिया है कि जैविक परिपक्वता संज्ञानात्मक विकास का एक मौलिक घटक है। बच्चों को चरणों में आगे बढ़ने के लिए जैविक रूप से तैयार होना चाहिए। सीखने के अनुभव बच्चों के संज्ञानात्मक कामकाज के वर्तमान स्तर पर निर्भर करते हैं और पियाजे के विचार के साथ बारीकी से मेल खाता है। तो आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। आपका एजर्सन टाइप क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया कि एक समावेशी कक्षा में सभी पाठचर्या अनुकूल के शैक्षिक मानकों को विशेष बच्चों के लिए निरंतर स्तर के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको रीजन क्या दिया गया, विशेष बच्चों की मुख्य धारा की कक्षा में सीखने की कोई संभावना नहीं, बिल्कुल संभावना। ये आपका रीजन जो है वो गलत होगा। इसमें जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। जो आपका एजर्सन दिया गया है अभिकथन, जिसमें दावा किया गया कि समावेशी कक्षा में पाठ्यक्रम अनुकूलन का उद्देश्य विशेष बच्चों के शैक्षिक मानकों को कम करना होना चाहिए, गलत है। ऐसा इसलिए क्योंकि अनुकूलन का उद्देश्य गुणवत्ता या अपेक्षाओं से समझौता किए बिना सीखने को सुलभ बनाना। और जब आपका कारण क्यों गलत है कि विशेष बच्चों में मुख्य धारा के माहौल में सीखने की कोई क्षमता नहीं है, बिल्कुल गलत है। अनुसंधान और अभ्यास इस विचार का दर्शना से समर्थन करते हैं कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे समावेशी वातावरण में उचित सहायता दिए जाने पर भी प्रभावी ढंग से सीख सकते हैं और सीखते हैं। इसीलिए आपका फिफ्थ का आपका जो आंसर होगा ऑप्शन आपका होगा करेक्ट होगा फोर्थ। अगला क्वेश्चन है आपका। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। दिया गया इस साल की काफली गणित की एक कठिन सवाल से जूझ रही, उसकी समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए उसकी शिक्षिका क्या कर सकती है। तो आपका जो आंसर होगा करेक्ट ऑप्शन नंबर थर्ड, कोशिश करते रहने के लिए उसे प्रोत्साहित करें और जरूरत पड़ने पर आलम्बन प्रदान करें, ऑप्शन नंबर थर्ड। दिया गया उसे समस्या का समाधान दें, समस्या को छोड़ने और अगले एक की बिल्कुल गलत होगा ऑप्शन दोबारा ना हो, ये भी आपका गलत होगा। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। जैसे कि समस्या समाधान गणित सीखने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, यह न केवल वैचारिक समझ का निर्माण करता है बल्कि आत्मविश्वास, दक्षता और स्वतंत्र सोच को भी बढ़ावा देता है। जब 10 वर्षीय काकुली जैसे कोई छात्र किसी कठिन गणितीय समस्या से जूझती है तो शिक्षक की भूमिका उसके सीखने की प्रक्रिया को मार्गदर्शन और समर्थन करना है।
ताकि शॉर्टकट प्रदान करना या भय पैदा करना है। इसी वजह से जो आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ले वेगोट्स्की के सिद्धांत का पालन करने हेतु एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? आपका जो आंसर हो जाएगा, आपके ऑप्शन दिए गए हैं। विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक उपकरणों के उपयोग को हतोत्साहित, बिल्कुल गलत। और कंठस्थ किए जाने वाले ज्ञान का प्रसार करना, बिल्कुल गलत। विद्यार्थियों को एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन कराना, बिल्कुल गलत। और अपने विद्यार्थियों के साथ पारंपरिक अध्ययन का पालन करना, यह आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ आपका राइट आंसर होगा। जैसे कि वैगोट्स्की के सिद्धांत के अनुरूप रणनीतियों में से एक पारंपरिक शिक्षण है, जहाँ शिक्षक और छात्र बारी बारी से चर्चाओं का नेतृत्व करते हैं, प्रश्न पूछते हैं और सामग्री का सारांश देते हैं। आपका आंसर होगा 7 का ऑप्शन नंबर 4। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। लॉरेंस कोल्सबर्ग के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं और इनमें से अब आपको बताना है कौन सा जो स्टेटमेंट है, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और 8 का जो आपका परफेक्ट आंसर जो होगा, क्या बच्चों को दुरात्मक स्थितियां प्रस्तुत करता है? ऑप्शन नंबर थर्ड। यह सिद्धांत नैतिक दुविधाओं जैसे प्रसिद्ध हैज दुविधा का उपयोग करके अध्ययन करने के लिए जाना जाता है कि बच्चे अपने निर्णयों को कैसे सही ठहराते हैं। ये दुविधाओं परस्पर विरोधी स्थितियां प्रस्तुत करती हैं, जिनके लिए बच्चों को अपने तर्क को प्रतिबंधित करने और समझाने की आवश्यकता होती है, जिससे शोधकर्ता नैतिक विकास के चरण का आकलन कर सकते हैं। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। दिया गया है कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रस्ताव है कि बुद्धि समय के साथ बदलती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जैसे कि गार्डनर के अनुसार जो आपकी बुद्धि स्थिर लक्षण नहीं है, बल्कि इस समय व्यक्ति के अनुभव, शिक्षा और पर्यावरण के आधार पर समय के साथ विकसित हो सकती है। यह बुद्धि की गतिशील और परिवर्तनशील प्रकृति पर जोर देता है। तो आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदर्शन लक्ष्य अभिविन्यास का एक उदाहरण है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ गोल ओरिएंटेशन। आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका होगा, एक छात्र अच्छे ग्रेड पाने और दूसरों से बेहतर होने के लिए कड़ी मेहनत करता है। ऑप्शन नंबर सेकंड। निपुणता लक्ष्य जहाँ ध्यान, समय, कौशल विकास और व्यक्तिगत विकास पर केंद्रित होता है, वैसे लक्ष्य अभिविन्यास उन कारणों या उद्देश्यों को संदर्भित करता है जो छात्रों के पास शैक्षणिक कार्यों में संलग्न होने के लिए होते हैं। और जो आपका कथन दिया गया है वह जो प्रदर्शन लक्ष्य अभिविन्यास को प्राप्त करने और सबसे अच्छी तरीके से दर्शाता है, वह है जहाँ छात्र अच्छे ग्रेड प्राप्त करते हैं और दूसरों से बेहतर होने से प्रेरित होते हैं। यह प्रदर्शन लक्ष्यों की परिभाषा के साथ संरेखित है, जो बाहरी सत्यापन और साथियों के साथ तुलना पर जोर देता है। आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। अधिगम के सार्वभौमिक अभिकल्प में क्या शामिल नहीं है? तो आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, शिक्षार्थियों के नामीकरण और वर्गीकरण के विभिन्न रूपों को लागू करना। ऑप्शन नंबर 4। आपके क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि अधिगम के सार्वभौमिक अभिकल्प में क्या शामिल नहीं है? जो आपका सार्वभौमिक डिजाइन फॉर लर्निंग है, यानी कि यूडीएल, एक शैक्षिक ढांचा है जिसका उद्देश्य लचीले सीखने के माहौल को बनाना है, जो व्यक्तिगत सीखने के अंतरों को समायोजित करते हैं। यह सभी छात्रों को प्रभावी ढंग से सीखने के लिए प्रतिनिधि और अभिव्यक्ति और जुड़ाव के कई साधन प्रदान करने पर केंद्रित है। जो आपका यूडीएल सामग्री तक पहुंचने के विभिन्न तरीके प्रदान करता है, समझ दिखाने के कई तरीकों की अनुमति देता है, छात्रों के हितों से जुड़ना और उपयुक्त चुनौतियां प्रदान करना है। हालांकि जो आपका यूडीएल है शिक्षार्थियों के लेबलिंग या वर्गीकरण के किसी भी रूप का समर्थन नहीं करता है, क्योंकि यह समानता और समावेशन को बढ़ावा देता है। सीखने की शैलियों की विविधता को सीमित लेबल असाइन किए बिना महत्व देता है। तो आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। उन बच्चों को जिन्हें दृष्टि बाधिता उन्हें शामिल करते समय शिक्षकों को डैश का उपयोग करना चाहिए, जो डैश। तो आपका आंसर होगा ब्रेल एक स्पर्श प्रणाली है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आपकी दृष्टि बाधिता और जो दृष्टि बाधित छात्रों के पढ़ने लिखने का प्राथमिक वैकल्पिक तरीका है ब्रेली। यह एक स्पर्श प्रणाली है जो उन्हें उभरे हुए बिंदुओं द्वारा बनाए गए वर्णों को महसूस करने की अनुमति देती है। ब्रेल एक श्रवण प्रणाली नहीं है, यह स्पर्श के लिए डिजाइन की गई एक स्पर्श प्रणाली है। आवर्ती मॉड्यूलेट यानी कि एफएम ट्रांसमिशन डिवाइस
श्रवण प्रणाली जो आमतौर पर ध्वनि और वाणी की स्पष्टता को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है, खासकर शोर वाले वातावरण में। आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अब आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है कि विकास के डैश आयाम के तहत भावनाओं, आत्म धारणा तथा परिवारों, साथियों और दोस्तों के साथ पारंपरिक संबंधों में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मनोसामाजिक। जो आपका मनोसामाजिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, यह क्षेत्र जो भावना, आत्म धारणा और पारंपरिक संबंधों के परिवर्तनों का अध्ययन करता है, और यह क्षेत्र मुख्य रूप से इस बात पर केंद्रित करता है कि कैसे व्यक्ति भावनात्मक और सामाजिक रूप से विकसित होते हैं, क्योंकि वे अपने परिवारों, साथियों और बड़े समाज के साथ बातचीत करते हैं। इसमें से मानवीय भावनाओं की जटिलताओं, पहचान निर्माण और दूसरों के साथ सार्थक संबंध बनाने की क्षमता को समझना शामिल है। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस विधि में शिक्षक और विद्यार्थी अपनी भूमिकाओं का विनियमन करते हैं। तो 14 का आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका होगा पारंपरिक अध्यापन। जो आपका पारंपरिक शिक्षण है एक ऐसी विधि है जहाँ शिक्षक और छात्र दोनों बारी बारी से शिक्षक की भूमिका ग्रहण करते हैं। 14 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 व्यवहार, रुचि या दृष्टिकोण, कौशल और व्यक्तित्व लक्षण जिन्हें एक सांस्कृतिक विशेष जेंडर के लिए उपयुक्त मानती है, उन्हें डैश के रूप में संदर्भित किया जाता है और यह डैश होते हैं। आपका जो आंसर होगा जेंडर भूमिकाएं सांस्कृतिक रूप से परिभाषित, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। लिंग भूमिकाएं जो आपकी होती है उन व्यवहारों, रुचियों, दृष्टिकोणों, कौशलों और व्यक्तित्व लक्षणों को संदर्भित करती हैं जिन्हें कोई विशेष संस्कृति या समाज अपने लिंग के आधार पर व्यक्तियों के लिए उपयुक्त मानता है। वे भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित नहीं है बल्कि सांस्कृतिक रूप से परिभाषित है और विभिन्न समाजों और ऐतिहासिक कालों में भिन्न होती है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया भाषा और सोच प्रक्रिया के संबंध का जो प्रस्ताव रखते हुए लेव एगॉट्स्की ने निम्नलिखित में से किस रूप में भाषा को अवधारणाबद्ध किया है। तो आपका जो आंसर होगा भाषा एक सांस्कृतिक उपकरण है जो संज्ञान को कई तरीकों से सुगम बनाती है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एगॉट्स्की ने भाषा को एक सांस्कृतिक उपकरण के रूप में देखा है जो कई तरीके से संज्ञान को सुगम बनाती है। उन्होंने तर्क किया कि भाषा व्यक्तियों को अपने विचारों को व्यवस्थित करना, समस्याओं को हल करना और दूसरों के साथ बातचीत करने में सक्षम बनाती है, कुछ संज्ञानात्मक कार्यों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा प्रश्न का उदाहरण है जो विवेचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ क्वेश्चन दैट द प्रमोट एनालिटिकल थिंकिंग। तो आपका आंसर होगा द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने पर किन कारकों का योगदान था, ऑप्शन नंबर थर्ड। यानी इसमें क्या हो रहा है, एनालिटिकल थिंकिंग का यूज हो रहा है, जिसमें शैक्षिक परिवेश में विश्लेषण, मूल्यांकन, संश्लेषण को प्रोत्साहित करना हुआ प्रश्न छात्रों को उच्च क्रम कौशल विकसित करने में मदद करता है। इस प्रकार के प्रश्न तथ्यों के साधारण स्मरण से परे जाते छात्रों को गंभीर रूप से सोचने और सामग्री पर गहराई से विचार करने के लिए कहते हैं। तृतीय विश्व युद्ध के प्रकोप से किन कारकों ने योगदान दिया, विश्लेषणात्मक सोच को बढ़ावा देना। और इसी प्रकार जो आपका प्रश्न अन्य कारणों और विभिन्न घटनाओं या प्रभावों के बीच संबंधों को खोज करने के लिए कहता है, छात्रों को जटिल ऐतिहासिक संदर्भों का विश्लेषण करने में और विभिन्न तत्वों के बीच संबंध बनाने के लिए प्रेरित करता है। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका होगा राइट आंसर। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है अभिकथन और कारण दिया गया लड़कों की तुलना में लड़कियों में सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों से अधिक प्रभावित होने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। बिल्कुल सही। और जो आपका रीजन दिया गया लड़कियां आनुवांशिक रूप से लड़कों की तुलना में अधिक संवेदनशीलता, भावनात्मक रूप से कमजोर होती हैं, जिसके कारण उनकी सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप होने की संभावना अधिक हो जाती है। जो आपका रीजन है वो आपका गलत होगा, एजर्सन सही है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। फ्रेंड जो आपका कथन दिया गया है कि जो आपका सामाजिक प्रक्रियाएं अक्सर लड़कियों में कुछ व्यवहारों दृष्टिकोण को सुदृढ़ करती है, जैसे कि अधिक पोषित, आज्ञाकारी या संवेदनशील होना, जो यह आकार देता है। और कारण क्या दिया गया, क्यों गलत है, कि जिसमें उन्हें सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप होने की अधिक संभावना होती है। इस दावे का समर्थन करने के लिए कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि लड़कियां आनुवांशिक रूप से लड़कों की तुलना में अधिक संवेदनशील या भावनात्मक रूप से कमजोर होती हैं। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है कि एक शिक्षिका छात्रों को उनके पूर्व ज्ञान के नए संकल्पनाओं से जोड़ने के अवसर प्रदान करके अपनी कक्षा में सार्थक सीखने व विवेचनात्मक सोच को सक्षम बनाना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण रणनीति सबसे प्रभावी
प्रभावी होगी। तो आपका जो 19 का आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, जिसमें अर्थपूर्ण या विश्लेषणात्मक शिक्षा को सक्षम करने की सबसे प्रभावी रणनीति है या दृष्टिकोण छात्रों को नई सामग्री को व्यक्तिगत रूप से उनके लिए प्रासंगिक बनाकर जोड़ता है। अपने पूर्व ज्ञान या व्यक्तिगत अनुभव को विषम से जोड़कर छात्र नई अवधारणाओं को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। दिया गया निम्नलिखित में से कौन विद्यार्थियों में से सीखने के लिए आकलन का एक उदाहरण है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें जो आपका आंसर का पूर्व ज्ञान की जांच के लिए कक्षा की शुरुआत में एक प्रश्नोत्तरी और विचार मंथन करना ऑप्शन नंबर सेकंड। इसी प्रकार की आकलन का उपयोग नए विषय वस्तु या यानी किसी भी सब्जेक्ट को हम स्टार्ट कर सकते हैं। पहले छात्रों के मौजूदा ज्ञान के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए रचनात्मक रूप से किया जाता है। पूर्व ज्ञान का आकलन करके शिक्षक छात्रों की आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए अपने पाठों को समायोजित कर सकते हैं। आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। दिया गया निम्नलिखित में से कौन विद्यार्थियों में से सीखने के लिए आकलन का एक उदाहरण है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें जो आपका आंसर का पूर्व ज्ञान की जांच के लिए कक्षा की शुरुआत में एक प्रश्नोत्तरी और विचार मंथन करना ऑप्शन नंबर सेकंड। इसी प्रकार की आकलन का उपयोग नए विषय वस्तु या यानी किसी भी सब्जेक्ट को हम स्टार्ट कर सकते हैं। पहले छात्रों के मौजूदा ज्ञान के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए रचनात्मक रूप से किया जाता है। पूर्व ज्ञान का आकलन करके शिक्षक छात्रों की आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए अपने पाठों को समायोजित कर सकते हैं। आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। अभिकथन और कारण दिया गया है कि भय और तनाव का वातावरण बनाना छात्रों को सचेत और हरदम तैयार रखता है और सार्थक सीखने की सुसाधित करता है। और कारण क्या दिया गया, अधिगम केवल बाहरी कारकों द्वारा नियंत्रित होता है। जो आपका एजर्सन रीजन दोनों ही गलत हो जाएंगे। क्यों गलत होंगे आइए समझते हैं। भय का माहौल सीखने की सुविधा प्रदान करता है और यह सीखने को केवल बाहरी कारकों द्वारा नियंत्रित किया गया है। भय और तनाव अस्थायी रूप से अनुपालन का परिणाम हो सकते हैं, लेकिन वे दीर्घकालिक समझ, आलोचनात्मक सोच और रचनात्मक में बाधा डालते हैं। इसके अतिरिक्त सीखने को आंतरिक और बाहरी दोनों प्रेरकों जैसे जिज्ञासा, रुचि, पुरस्कार, मान्यता से भी प्रभावित किया जाता है। भय आधारित वातावरण प्रेरणा और भावनात्मक कल्याण दोनों को कम करता है, जो दोनों अर्थपूर्ण सीखने के लिए आवश्यक है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आपका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर 4। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। नई अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से प्रभावी रणनीतियां हैं। आपको ऑप्शन दिए गए, उदाहरण प्रस्तुत करना बिल्कुल सही, गैर उदाहरण प्रस्तुत करना बिल्कुल सही। थर्ड है अवधारणाओं के बीच संबंधों के बारे में सोच को बढ़ावा देना बिल्कुल सही। फोर्थ में आपका दिया गया एक परिभाषा देना बिल्कुल गलत हो जाएगा। छात्रों को उसे याद करने के लिए प्रोत्साहित करना, याद करना यानी कि रटना, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या है, निगेटिव टैग वर्ड है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और 22 का आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका होगा थर्ड। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। लेव एगोट्स्की विद कॉग्निटिव डेवलपमेंट एज। लेव एगोट्स्की की संज्ञानात्मक विकास को किस रूप में देखते हैं। तो आपका आंसर होगा सहयोगात्मक प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। सहयोगात्मक प्रक्रिया उन्होंने समीपस्थ विकास के क्षेत्र में ZPD यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या प्रॉक्सिमल डेवलप, जिसमें जैसी अवधारणाओं को पेश किया जहां शिक्षार्थी मार्गदर्शन के साथ अपनी वर्तमान क्षमताओं से परे कार्य को पूरा करते हैं। सामाजिक संपर्क के माध्यम से विशेष रूप से 200 उदाहरण प्रदान किए गए पहाड़ यानी कि इसके फोल्डिंग के माध्यम से बच्चे ज्ञान को आंतरिक करते हैं और उच्च क्रम सोच विकसित करते हैं। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। आप एक शिक्षक है जो छात्रों को आलोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति है इस प्रकार की चिंतन को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना है। 24 का जो आपका ऑप्शन होगा करेक्ट वो आपका होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। छात्रों को उनके अपने समाधान खोजने के लिए प्रेस सिरे वाले प्रश्न प्रदान करना, जैसे कि उन्हें विभिन्न संभावना का पता लगाने और उनके समाधान विकसित करने की अनुमति देता है। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। पिज़ा ने विश्लेषण किया कि उसे विषय Z सीखने को तुलना में विषय X सीखने में अधिक समस्याएं हैं, क्योंकि यह विषय Z में रुचि रखती है, उस पर ध्यान केंद्रित करें। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना की सोच का विश्लेषण करने की क्षमता का वर्णन करता है। तो आपका जो आंसर होगा अधिसंज्ञान। जो आपका अधिसंज्ञान है, अधिसंज्ञान संज्ञानात्मक कौशल का प्रदर्शन कर रही है और क्या पहचानती कि विषय Z में उसकी रुचि और उस पर केंद्रित विषय X की तुलना में विषय की बेहतर समझ में योगदान है, या उसकी अपनी सीखने की रणनीतियों की निगरानी और मूल्यांकन करने की क्षमता को दर्शाता है, जो कि
मोटा संज्ञान का एक मुख्य पहलू जो आपकी स्मृति संज्ञान संज्ञानात्मक आपके संघर्ष में से जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर आदि संज्ञान। आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 निम्नलिखित में से कौन सा नैदानिक आकलन के उद्देश्य का उपयोग वर्णन करता है। आपका जो आंसर होगा उन क्षेत्रों की पहचान करना जहां विद्यार्थियों को अतिरिक्त सहायता या निर्देश की आवश्यकता होती है ऑप्शन नंबर 4। जैसे कि इसी प्रकार आखिर आमतौर पर एक अध्यापन इकाई की शुरुआत में सीखने के अंतराल गलत फहमियां विशिष्ट चुनौतियों का निदान करने के लिए किया जाता है। छात्र पहले से क्या जानते हैं कि उन्हें कहाँ परेशानी होती है समझकर शिक्षक लक्षित हस्तक्षेप को योजना बना सकते हैं जो सीखने के परिणामों को बढ़ाते हैं और उन्हें बेहतर समझ को बढ़ावा देते हैं। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है 27। हालांकि अंतर समूह व्यक्तिगत भिन्नताओं की संभावना मौजूद है फिर भी स्वाधीनता वाले अधिकांश विद्यार्थी। अब आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 दिनचर्या चरणों का सख्ती से पालन करते हैं ऑप्शन नंबर 3। अधिकांश ऑटिज्म वाले छात्र दिनचर्या चरणों का सख्त पालन करते हैं। यह व्यवहार एसडी का एक लक्षण है और इसे दैनिक गतिविधियों से समानता और पूर्ण अनुमेयता के लिए एक मौजूद वरीयता के माध्यम से अक्सर प्रदर्शित किया जाता है। जब दिनचर्या में व्यवधान होता है तो वे व्यक्ति अधिक या चिंतित हो सकते हैं और वे विशेष क्रमों या अनुष्ठानों का पालन करने पर जोर देते हैं। व्यवहार का यह पैटर्न उन्हें संवेदनशीलता का प्रबंधन करने या ऐसी दुनिया चिंता को कम करने में मदद करती है और उसने अप्रत्याशित लक्ष्य। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 जिन प्याजे डैश को डैश मानता है और लेवेगोट्स्की डैश को डैश मानता है। तो आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आत्म केंद्रित वाक संज्ञानात्मक अभिपरकता का संकेत निजी वाक और संयम परिमित में प्रभावी ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा। प्याजे ने अहम केंद्रित भाषण को संज्ञानात्मक और अपरिपक्वता का संकेत माना। उनके अनुसार छोटे बच्चे इस तरीके के भाषण में इसलिए संलग्न होते हैं क्योंकि वे अभी एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने में सक्षम नहीं है जो पूर्व संज्ञानात्मक चरण के दौरान उनकी अहम केंद्रित सोच को दर्शाता है। दूसरी ओर वैगोट्स्की का मानना था कि निजी भाषण वास्तव में आत्मनियमन में प्रभावी है, बच्चों को अपने विचारों और कार्यों को निर्देशित करने में मदद करता है। वैगोट्स्की के लिए इस प्रकार का भाषण उच्च क्रम सोच और समस्या समाधान कौशल के विकास में एक महत्वपूर्ण उपकरण है, विशेष रूप से समीपस्थ विकास के क्षेत्र के भीतर, यानी कि आपका क्या है ZPD यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलप। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 में आपको दिया गया है कि एक प्रगतिशील शिक्षा के हिमायती इनमें से किस कथन में सहमत होंगे। आपका जो आंसर का बच्चे एक सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक संदर्भ में पैदा होते हैं और यह पृष्ठभूमि उनके विकास को संदर्भित करती है ऑप्शन नंबर 3। यानी कि यह दृष्टिकोण इस विचार के साथ मेल खाता है कि शिक्षा को सार्थक और प्रभावित होने के लिए बच्चे के अनुभव और पर्यावरण पर विचार करना चाहिए। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। यह आपका लास्ट क्वेश्चन है एडर्सन टाइप क्वेश्चन आपको दिया गया है जिसमें दिया गया है कि प्रत्येक बच्चे को खेलने प्रयोग करने और अपनी दुनिया की खोज करने के अवसर मिलते हैं। बिल्कुल गलत। और बचपन एक सार्वभौमिक निर्माण है। बिल्कुल गलत। अब हम लोग आते हैं एडर्सन क्यों गलत है, इसलिए गलत है। यह दर्शाता है कि बचपन का पोषण कैसे किया जाना चाहिए एक आदर्श परिदृश्य से यह कथा कथन आकाशनात्मक और शिक्षा में रचनावादी दृष्टिकोण के साथ संरेखित है जहाँ बच्चे समझ बनाने के लिए सक्रिय रूप से अपने वातावरण के लिए साथ जुड़ते हैं। हालांकि वास्तव में पहुंच पर्यावरण और सामाजिक संदर्भ में असमानताओं के कारण प्रत्येक बच्चे को ऐसे अवसर समान रूप से प्राप्त नहीं होते हैं। कारण क्या दिया गया कि बचपन एक सार्वभौमिक निर्माण है। यह ऐसा इसलिए गलत है क्योंकि यह पूरी तरीके से सटीक नहीं है जबकि प्रत्येक मानव एक विकासात्मक चरण से गुजरता है जिसमें हम बचपन कहते हैं जिसमें बचपन की अवधारणा और अनुभव सांस्कृतियों और समाजों और ऐतिहासिक अवधि में भिन्न होते हैं। इसी प्रकार यह कहना है अधिक उपयुक्त है कि बचपन एक सामाजिक संरचना है न कि सार्वभौमिक। तो आपका जो ऑप्शन होगा आपका होगा ऑप्शन नंबर 4। तो फ्रेंड्स आपके सीटेट पेपर 2 जो आपका कंडक्ट किया गया था 14 दिसंबर 2024 के दिन जो आपका सीटेट पेपर 2 कंडक्ट किया गया था जिसमें हम लोगों ने CDP के 30 क्वेश्चंस को सॉल्व किया और 30 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट होते हैं फिनिश होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो सेशन आपको पसंद आया होगा, पूरा डिस्कशन पसंद आया होगा। हमने इस वीडियो सेशन में सीटेट पेपर 2 जो आपका 14 दिसंबर 2024 के दिन जो आपका एग्जाम कंडक्ट किया गया था CBSE के द्वारा और हम लोगों ने इस वीडियो सेशन में केवल CDP सेक्शन के 30 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आई होप आपको सारे 30 क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे और आपके सारे डाउट भी क्लियर हो गए होंगे।
और फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप ये वीडियो सेशन फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल लर्न कौन से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप सभी तक लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस और नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके, आप तक टाइम से पहुंच सके। और फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो सेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। धन्यवाद।